हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। हम लोग आज एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, बिल्कुल एकदम नया होगा। रैखिक प्रोग्रामन मानी लीनियर प्रोग्रामिंग। वास्तव में ये प्रॉब्लम भरा चैप्टर होता है, यहां पर हमें समस्याओं से निपटना होता है, इसलिए इसके आगे एक और नाम जोड़ देते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, मानी शॉर्ट में इसको कहेंगे हम LPP। ठीक है, तो प्रॉब्लम कैसी? प्रॉब्लम वास्तव में कुछ इस प्रकार से भी हो सकती है। जैसे हम कभी क्लास 10th में जब पढ़ते थे तो हमें कुछ मेज कुर्सियों जैसे सवाल मिलते थे कि इतनी मेज हैं, इतनी कुर्सियां हैं, और इतनी मेज हैं, इतनी कुर्सियां हैं, तो एक मेज और एक कुर्सी का दाम कितना है। ऐसे इस तरीके से हम इक्वेशन बना लिया करते थे। वहां पर हमें इक्वेशन बना के फिर उनको हम सॉल्व करते थे, तो हमें x और y जो चर मान लेते थे उनकी हम वैल्यू ज्ञात कर लेते थे। इसी प्रकार से कुछ पिछले ईयर में क्लास 11th में एक चैप्टर हुआ करता था, उसको कहते थे रैखिक असमकाएं। थोड़ा सिलेबस बदल गया है, वहां से उसको निकाल दिया गया है, और उसको निकालने के बाद इसमें आपको यहां पर मर्ज कर दिया गया। ठीक, तो उस प्रकार से भी हमें कवर करना है कि वो चीजें क्या हैं, क्योंकि हमें इसमें बहुत इंपॉर्टेंसी है, इसकी जरूरत है। तो वहां से निकाल के जो यहां पर आई है उसको भी हमें समझना है, क्योंकि अब हमने क्लास 11 में उसको नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो रैखिक असमकाएं भी हमें पढ़नी है। छोटी सी बात है, बहुत ज्यादा कुछ लेंदी बात नहीं है, उसको हम पढ़ेंगे एकदम स्लो आराम से पढ़ेंगे, एकदम तसल्ली वक्त पढ़ेंगे, सारी प्रॉब्लम यहां से समाप्त हो जाएगी, कतई परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो क्या है लीनियर प्रोग्रामिंग? सबसे पहले हम पढ़ते हैं असमकाओं के बारे में, जो कि आपने क्लास 11th में पढ़ी नहीं है, उनको आपको यहां कवर करना है। सबसे पहले वो देखते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम इक्वालिटीज पढ़ लेते हैं, मानी असमकाओं के बारे में पढ़ेंगे, जो आपने क्लास 11th में पढ़नी चाहिए थी, लेकिन पाठ्यक्रम से अब निकाल दी गई है, कोई समस्या नहीं है। यहां पर समझ लेते हैं। देखो यहां पर कुछ इस प्रकार से आपको समझना है, जैसे x + y = 5, ये आपका कोई इक्वेशन होता है। ये क्या होता है? एक समीकरण होता है, जिसमें कि बराबर का चिन्ह होता है, इधर LHS होता है, इधर RHS होता है, और बीच में बराबर का निशान होता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं। ठीक, और असमीकरण की बात करें या असमका की बात करें, तो अगर हम इसी समीकरण को इस प्रकार लिख दें कि x + y > 5, या इसको हम ऐसे लिख दें x + y < 5, या हो सकता है इक्वल का भी निशान साथ में लगा दें, तो इनको हम क्या कहेंगे? असमकाएं कहेंगे। क्या कहेंगे? असमकाएं। ठीक, तो यहां पर लीनियर प्रोग्रामिंग में हमें इन असमकाओं की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अब हम आते हैं। देखो एक बात और है, लीनियर जो शब्द जुड़ा है, लीनियर मानी रैखिक। रैखिक क्यों कहते हैं इसको? रैखिक इसलिए कहेंगे क्योंकि यहां पर देखो ये आपका जो वेरिएबल है उस पर एक पावर है, चर राशि जो है उस चर पर पावर कितना है? एक पावर है। तो इस पर भी देखो यहां असमकाएं लिखी हैं, उस पर भी एक पावर है, तो यहां पर हम इनको ये कहेंगे कि ये आपकी रैखिक असमकाएं हैं। क्या है? रैखिक असमकाएं। ठीक है, तो इनका हम उपयोग करेंगे यहां पर, इस रैखिक प्रोग्रामिंग वाले चैप्टर में इसका हम उपयोग करेंगे। तो चलिए देखो, हम सबसे पहले अब बात करते हैं आपकी रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या की बात करते हैं। ठीक, क्या है रैखिक समस्या, उसको हम पहले बताते हैं। अब समझते हैं एक लीनियर प्रोग्रामिंग समस्या से संबंधित सवाल, जिससे कि आपको यह समझ में आएगा कि इसमें हमें क्या क्या करना है। एक उदाहरण लें, जैसे कोई व्यापारी है और वो व्यापार फर्नीचर का व्यापार करना चाहता है। उसमें से उसने मेज और कुर्सियां खरीदी, उसके पास एक लिमिटेड पैसा है, उससे ज्यादा पैसा नहीं खर्च सकता। जैसे मान लें कि उसके पास 50,000 रुपए है। ठीक, और 50,000 रुपए से वो मेजें और कुर्सियां खरीदना चाहता है। मान लें थोड़ी देर के लिए एक मेज जो खरीद रहा है, उस मेज की कॉस्ट है 2500 रुपए। कुर्सी खरीदना चाहता है तो एक कुर्सी की कीमत है 500 रुपए। ठीक है, तो अब वो ये चाहता है कि हम कितनी मेजें खरीदें, कितनी कुर्सियां खरीदें कि जिससे हमें अधिकतम लाभ प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो देखो ध्यान दें कि अगर ये माने कि उसके पास, उसने सोचा कि भाई हम क्या करें, उसने एक पहले नंबर पे ये सोचा कि हम ऐसा करते हैं कि मेज ही मेज ले आते हैं। एक बात और, उसके पास एक और प्रतिबंध है उसके पास, कि उसके पास जो जगह रखने की है, जो सामान को ले आएगा और रखने के लिए भी जो जगह चाहिए उसको,
तो उसने जगह जो उसके पास है वो केवल 60 चीजें रख सकता है, मतलब या तो 60 मेजे रख सकता है, या कुर्सियां 60 रख सकता है, या कुछ मेजें और कुछ कुर्सियों को मिलाकर के 60 आइटम वो रख सकता है, उसके पास इतना स्थान है। ठीक है, अब देखिए वो उसने पहला एक केस किया कि हम भाई ऐसा करते हैं कि यार पहले स्टार्टिंग में हमारा व्यापार है तो हम केवल मेज खरीद लेते हैं। तो अब वो कितनी मेज खरीदेगा, 500 रुपए की, सॉरी 50,000 रुपए में उसको मेजें खरीदनी है, तो वो कितनी मेजें खरीद लेगा। तो देखिए यहां से हम गणना इस प्रकार कर लें कि जैसे वो एक मेज खरीद रहा है तो उसको कितना पैसा देना पड़ता है, 2,500 रुपए, और उसके पास टोटल मिला के रुपए कितने हैं, 50,000, और 50,000 रुपए से अगर ये हम डिवाइड कर दें 2500 की, तो ये मेजों की संख्या निकल आएगी। कितनी निकल आएगी, मेजों की संख्या। मेजों की संख्या बराबर देखो कितनी हो जाएगी, 2 जीरो काट दें और इसको हम यहां से देखो डिवाइड करेंगे तो 20 मेजें हमारी निकल आएंगी। ठीक है, 20 मेजें उसके पास हैं। अब ये मान के चलो कि उसको एक मेज को बेचने में जो लाभ होता है वो 250 रुपए होता है। कितना होता है लाभ, उसको एक मेज को बेचने पर जो लाभ होता है वो कितना होता है, 250 रुपए होता है। ठीक है, तो भाई 20 मेज जब वो बेच देगा तो उसको लाभ कितना हो जाएगा, उसको लाभ कुल मिला के हो जाएगा, देखो कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50, मतलब सीधा 5,000 रुपए उसको लाभ हो जाएगा। पहला केस है जब उसने केवल मेजें खरीदी, केस नंबर हम एक, पहला केस इस प्रकार डाल देते हैं कि उसने केवल मेजें खरीदी, कितनी, 20, भाई उसके पास टोटल मिला के 50,000 रुपए, 50,000 में जितनी आएगी उतनी तो खरीदेगा, तो 50,000 में 20 मेजें आएंगी, और 20 मेजों से उसने जो मुनाफा लिया एक मेज पर वो लिया है 250 रुपए, और टोटल मिला के जब 20 मेजें उसने बेच दी तब उसको हमें लाभ जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, 5,000 रुपए। अब उसने सोचा कि भाई यार 5,000 नहीं, थोड़ा कुछ ऐसा करें कि जिससे कुछ ज्यादा लाभ मिल जाए। तो उसने सोचा कि भाई इसको हम हटा दें, मेजें अब की बार नहीं ले आएंगे। दूसरे नंबर पे उसने क्या किया, दूसरा केस इस प्रकार हम लिख दें कि इसने दूसरे बार में कुर्सी खरीद ली। क्या किया, कुर्सी खरीद ली पूरे 50,000 रुपए की। तो 50,000 में कितनी कुर्सी आएंगी, सीधी बात है, देखो 50,000 में जो कुर्सी आएंगी वो कितनी हो जाएंगी, 50,000 यहां लिख दें और डिवाइड कर दें कितने से, 500 से। क्यों, क्योंकि 500 रुपए की एक कुर्सी है, तो यहां पर लिख दें कुर्सियों की संख्या। देखो इस प्रकार लिख लें, कुर्सियों की संख्या कितनी हो जाएगी, कुर्सी की संख्या ये हो जाएगी 50,000 रुपए की उसने टोटल मिला के कुर्सी खरीदी, और एक कुर्सी है 500 रुपए की, तो टोटल मिला के 100 कुर्सियां उसने खरीद ली। कितनी, देखो 1 2 और ये 5 एकम मानी 100 कुर्सियां इस पे खरीद ली। लेकिन अब समस्या इस बात की कि 100 तो वो खरीद नहीं सकता, भाई कैसे खरीदेगा, उसके पास स्थान है, लिमिट है कि उसको केवल 60 ही रख सकता है। वो उसके कमरे में जो स्थान उसने रख रखा है स्टोरेज करने के लिए, जो स्थान है वो केवल 60 का है, तो यहां पर 60 तो वो ले नहीं सकता, सॉरी 100 तो ले नहीं सकता। तो अब वो निश्चित रूप से 100 नहीं लेगा, कितनी लेगा, 60 लेगा। तो अधिकतम ये कितनी है, अधिकतम कुर्सियों की संख्या, अधिकतम कुर्सियों की संख्या वो खरीद सकता है कितनी, 60। ठीक, तो अब इसको 60 कुर्सियां जब उसने खरीदी तब उस पर लाभ उसको कितना मिला, उसको उस पर लाभ मिलेगा, एक कुर्सी पे मान लेते हैं 75 रुपए लाभ है। कितना, 75 रुपए। तो 60 कुर्सियों पर कितना हो जाएगा, इसमें हम 60 का मल्टीपल कर दें तो देखो 6 पंचे 30, 3 और 6 सत्ते 42 और 3 45। अब तो उसके पास और भी लाभ कम हो गया भाई, केवल मात्र जब उसने कुर्सियां खरीदी तब उसको केवल 45 रुपए मिल गया। ठीक है, पहले तो उसने जब मेजें खरीदी थी तब उसको 5,000 मिला था, अब तो उसका कम और हो गया प्रॉफिट। तो इसने सोचा कि भाई ये भी व्यवस्था ठीक नहीं है। अब उसने तीसरे केस में क्या किया, तीसरे केस में उसने ये किया कि भाई हम कुछ मेज ले लें, कुछ कुर्सियां ले लें। तो इस तरीके से उसने कुछ कुर्सियां और कुछ मेजें ली। मान लेते हैं कि मेज उसने ली, मेज बराबर उसने ली कितनी, ये मान लेते हैं 10 मेजें ले ली। कितनी, 10 मेज, और साथ ही साथ 10 मेज और कुर्सियां खरीदी उसने, कितनी कुर्सियां उसने खरीद ली, कितनी, 50 कुर्सियां खरीद ली। ठीक, तो 60 आइटम टोटल हो गया, 10 मेज और कुर्सी कितनी, 50, टोटल मिला के 60 हो गया। अब 60 तो आइटम तो 60 हो गया, लेकिन रुपया भी तो को पूरा खर्च हो गया। कैसे,
एक कुर्सी कितने रुपए की है? एक कुर्सी है, सॉरी, एक मेज जो है वो मेज है 2500 रुपए की। तो 2500 में 10 का मल्टीपल कर दे, कितना हो जाएगा? 25,000 रुपया। 25,000 रुपए तो उसने मेज के लिए खर्च कर दिया। कुर्सियों के लिए कितना किया? देखो, एक कुर्सी कितने की है? 500 रुपए की। और कुर्सी की उसने कितनी खरीदी? 50। तो 5 पंचे 25 और 25 में देखो 1 2 3 मानी 25,000 रुपए की कुर्सी हो गई। तो कुल मिला के 25,000 रुपए के दोनों आइटम उसने खरीदे और 50,000 रुपया पूरा इन्वेस्ट कर दिया। ठीक, अब देखो लाभ उसको कितना हुआ? लाभ बराबर देखो, समझो बात, जब उसने 10 मेजें खरीदी तब उस पर लाभ देखो कितना होगा? एक मेज पर 250 रुपए का लाभ हो रहा है। एक मेज पर लाभ कितना हो रहा है? 250 रुपए का। तो 10 मेजों पर लाभ कितना होगा? 10 का मल्टीपल कर दें। और इसी प्रकार कुर्सी उसने खरीदी 25, एक कुर्सी पर लाभ हुआ कितना? 75 रुपए का। तो 50 कुर्सियों पर लाभ कितना हो जाएगा? 75, उसमें 50 का गुणा कर दें। तो यहां पर देखो लाभ टोटल मिलेगा कितना? 25 पर 00 मानी 2500, ये लाभ हो गया। और ये आपका 0, 5 पंचे 25, हासिल 2, 5 सत्ते 35, 2 37, 3750 रुपए ये लाभ हो गया। तो कुल मिला के दोनों आइटमों पर जो लाभ हुआ वो कुछ इस प्रकार देखो, 0, 5, 7, 5, 12 और 5 और 1 6 मानी 6250 रुपए, 6250 रुपए लाभ हुआ। अब देखो उसने सोचा कि भैया ये तो अब थोड़ा बढ़ गया प्रॉफिट, है ना। अगर वो केवल मेज बेचता तब उसको केवल 5,000 रुपए लाभ होते। यदि ये कुर्सियां बेचता, 60 कुर्सियां खरीद लेता, तब उसको लाभ 45 रुपए होता। और यदि उसने मेजें 10 और कुर्सियां 50 खरीदी तब उसको देखो कितना ज्यादा लाभ मिल गया, है ना। तो वो व्यक्ति क्या कर रहा है? वो ये चाह रहा है कि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, यही तो चाह रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कैसे होगा? अभी ये गारंटी नहीं है कि इससे ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो सकता, इससे भी ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। तो ये सब कुछ हमें प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा मिले, मतलब ये ज्यादा क्यों हो सकता है? जैसे हम हो सकता है कि कुर्सियां बढ़ा दें, यहां कुर्सियां की संख्या बढ़ा दें, मेजों की संख्या कम कर दें। हमें तो 50,000 से मतलब है, 50,000 से ज्यादा तो हमारे पास है ही नहीं, जितना है उसी में तो बिजनेस करना है। तो यहां से अगर हम कुर्सियों की संख्या बढ़ा दें, मेजों की संख्या घटा दें, या मेजों की संख्या बढ़ा दें, कुर्सियों की संख्या घटा दें, और इस प्रकार से समायोजित करें कि जिससे हमें अधिकतम लाभ प्राप्त हो। ठीक, तो ये अधिकतम लाभ प्राप्त करना ही वास्तव में इस एलपीपी के अंतर्गत, रैखिक प्रोग्रामन के अंतर्गत आता है कि हम अधिकतम से अधिकतम लाभ कैसे प्राप्त करें। या हो सकता है, हमने बताया कभी लॉस भी हो सकता है, तो वो लॉस कम से कम कितना हो। ठीक है, तो हमारा उद्देश्य जो होता है वो हमें अधिकतम लाभ या न्यूनतम हानि प्राप्त करना है। ऐसा सब कुछ ये सीखना है हमें एलपीपी में। ठीक है, तो हमें अब देखो कुछ इस प्रकार से समझें कि हमें असमकाएं कैसे बनानी है। इनको असमकाओं के बारे में आपको समझना है। देखिए यहां पर हम कुछ इस प्रकार माने कि जैसे इसको हम रब कर देते हैं और आगे से अब आपको देखो ये असमकाओं को बनाएंगे और फिर इसके बाद इसका हम ग्राफ पर प्लॉट करेंगे और इसके बाद फिर हमें ये पता चलेगा कि अधिकतम लाभ कितना प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहां पर हम कुछ इस प्रकार माने कि जैसे हम मान लेते हैं कि मेज पहले मान लें x, क्या मान लें? मेजों की संख्या हमने मान ली, मेज बराबर है कितनी? x, और कुर्सियां बराबर यहां लिख दें कुर्सी, कुर्सियों की संख्या बराबर कितनी लिख दें? y। ठीक, अब देखिए हमें कुछ जो प्रतिबंध दिए गए उन प्रतिबंधों के अनुसार हमें काम करना है। प्रतिबंध कुछ इस प्रकार से हैं कि यहां पर हम एक मेज को बेचेंगे, जब मतलब एक मेज को खरीदेंगे तो उसको खरीदने पे हमें कितना पैसा देना है? 2,500 रुपया। कितना देना है? 2,500 रुपए। और जब x मेजें खरीदेंगे तो कितना पैसा उसको देना होगा? 2500 गुणे x। और जब इसी प्रकार जब कुर्सी हम खरीदते हैं तो वो 500 रुपए की कुर्सी है, एक कुर्सी 500 रुपए की है, और अगर 22 कुर्सी खरीदें तो कितनी हो जाएंगी? 522 हो जाएंगी। दोनों को यदि हम मिला दें तो कुल मिला के जो रकम हमारे पास है, मूलधन है, वो कितना है? ज्यादा नहीं है, केवल और केवल 50,000 रुपए है। 50,000 से अधिक तो है नहीं। ठीक, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जो हमने मेजों पर इन्वेस्ट किया वो तो ये हो गया, जो कुर्सियों पर इन्वेस्ट किया वो ये हो गया, और कुल मिला के जो इन्वेस्ट किया वो कितना है? 50,000 से अधिक नहीं, मतलब 50,000 से ज्यादा नहीं है। तो लेस देन कितना? लेस देन इक्वल टू
50,000 लिखना है। ठीक, तो ये देखो, अब अगर हम यहां से देखो 5 का भी, मतलब 500 का सीधा सीधा भाग कर दें, कितने का, 500 का। मतलब पहले तो हम ऐसे कहें कि 0 0 0 0 0 0, मतलब डबल जीरो सब में से काट दें। फिर इसके बाद 5 का भाग करें तो 5 5 25, मानिए हो जाएगा 5x प्लस, यहां से देखिए ये हो जाएगा y केवल, और लेस देन इक्वल टू ये आपके पास हो जाएगा कितना, डबल जीरो, ये कट गया 100 हो जाएगा। ठीक, तो यहां से देखो जो निवेश के लिए प्रतिबंध है, या इसको हम अवरोध भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे, अवरोध। मतलब निवेश के लिए जो अवरोध है वो आपका ये है, निवेश अवरोध। ठीक है, ये देखो एक ये आपका असमका बनके तैयार हो गई। इसके बाद देखिए हमारा उद्देश्य क्या है, हमें अधिकतम लाभ कमाना है। देखिए यहां पर हम लिख देते हैं सबसे पहले उद्देश्य फलन, ऐसे लिख दें। और उद्देश्य फलन को हर एक प्रश्न में आप जेड से डिनोट करेंगे। कैसे, जेड से। क्या उद्देश्य है हमारा, उद्देश्य हमारा है अधिकतम लाभ प्राप्त करना। देखिए एक कुर्सी को जब वो बेच रहा है तब उसको कितना लाभ हो रहा है, 2500 रुपए। कितना हो रहा है, सॉरी 250 रुपए। एक कुर्सी को, एक मेज को बेचने पर उसको 250 रुपए लाभ होता है, और एक्स कुर्सियां जब वो बेचेगा तब उसको लाभ कितना होगा, 250 इंटू एक्स। और इसी प्रकार से एक कुर्सी को जब वो बेचता है तब उसको प्रॉफिट होता है कितना, 75 रुपए। और अगर एक्स कुर्सियों, सॉरी बाई कुर्सियों को जब वो बेचेगा तब उसको लाभ हो जाएगा कितना, 75 बाई। तो कुल मिला के ये लाभ इतना हो गया। इस लाभ को हमें अधिकतम लाभ के रूप में देखना है। ठीक, तो यहां पर इस लाभ को क्या देखना है, अधिक, मतलब ये हमारा उद्देश्य फलन हो गया कि ये उद्देश्य है कि ये लाभ हमें अधिकतम मिले। ठीक है, अच्छा दूसरा हमने देखो ये अवरोध के लिए आपको एक शर्त बताई। एक तीसरी देखो एक और शर्त है, क्या, कि हमें जो स्थान दिया गया है वो स्थान का मतलब स्टोरेज जहां पे हमने स्टोर बनाया है वो भी कुछ इस प्रकार से उसका स्थान है कि उसमें हम 60 से ज्यादा आइटम नहीं रख सकते। तो कुल मिला के हम ये कहें कि जो कुर्सियां हैं, जो मेज हैं, ये मेज हैं और ये कुर्सियां हैं, इनका दोनों का योग 60 से अधिक नहीं हो सकता। ठीक, ये क्या है, ये भी आपका अवरोध जो दिया गया है वो काय के लिए है, ये स्थान के लिए अवरोध है। स्थान, या हम ये कहें स्थान के लिए प्रतिबंध है, एक ही बात है ना, अवरोध। तो यहां पर देखो एक और तीसरी बात, ये जो हमने x कुर्सियां मानी वो कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो इसमें हम ये हर एक में लिखना है आपको, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और इसी प्रकार y इज ग्रेटर देन। प्रकार से देखिए यहां से हमने x और y के ये जो मान माने हैं इनको हमें ग्राफ पर प्लॉट करना है। सबसे पहले इन रेखाओं को, यहां पर हम जो हमने बताया असमकाएं जरूर हैं ये, लेकिन इन असमकाओं को हम समीकरण के रूप में बना लेंगे और उनको हम ग्राफ पर दिखाएंगे। और ग्राफ पर प्लॉट करने के बाद हम ये देखेंगे कि उससे हमें x और y की वैल्यू कहां कहां पर मिल रही है। जो भी x और y की वैल्यू आएगी उन x और y की वैल्यू को आपको यहां पर रखना है। जिन जिन स्थानों पर x और y की वैल्यू आई है उन स्थानों को यहां पर रखना है। और वो कौन से ऐसे मान होंगे जिनको कि यहां पर रखने से ये z का अधिकतम मान मिल जाए। अधिकतम मतलब z क्या है, अधिकतम लाभ है। तो ये x और y के वो मान लिखेंगे जिससे कि z का अधिकतम मान मिले। ऐसा हमें सब कुछ करना है इन सवालों में, मतलब जो एक्सरसाइज के सवाल हैं ऐसा ही सब कुछ है। हालांकि जो हमने आपको यहां पर बनाया है ये आपको पहली वाली एक्सरसाइज में बिल्कुल रेडीमेड मिलेगा सब सिस्टम, मतलब उद्देश्य फलन मिलेगा और ये आपकी जो असमकाएं हैं वो असमकाएं भी मिलेंगी। मानी ये असमका मिलेगी और ये असमका मिलेगी, ये सारी असमकाएं भी आपको वहां पर मिलेंगी और उद्देश्य फलन भी लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो बस सीधा सीधा हमें सवाल को सॉल्व करना है। यहां पहली वाली एक्सरसाइज में बहुत कुछ ये बनाना नहीं है। इसके बाद जो अगली एक्सरसाइज होगी उसमें ये हमें असमकाओं को बनाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कैसे कैसे हमारा, मतलब वहां पर हमें वर्ड प्रॉब्लम जैसी कुछ समस्याएं मिलेंगी। ठीक है, लेकिन यहां पर पहली वाली एक्सरसाइज बिल्कुल एकदम हलवा मार का है ये मानो, और ऐसे है कि उसको आपको कवर करने से 5 नंबर पक्का 100% 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो एकदम और एकदम 2 और 3 सवाल से ज्यादा आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने 2-3 सवाल बहुत मन से अच्छी तरीके से लगा लिए तो आप ये मानो कि 5 नंबर आपके एकदम पक्की झोली में आ गए, ऐसे मानो। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के सारे प्रश्न और फिर इसके बाद
अगली वाली प्रश्नावली में जब चलेंगे तब इन पर इस समस्याओं को समझेंगे कि हम कैसे कैसे इक्वेशन बनाएंगे और उनको हम कैसे हल करें। ठीक है, तो कर दें भैया स्टार्ट एक्सरसाइज की। लेकिन पहले वही बात कि भैया लाइक जरूर कर दें वीडियो को, है ना। और फिर इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो अब देखते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को। सबसे पहले पहला प्रश्न है, निम्नलिखित अवरोधों के अंतर्गत z बराबर 3x प्लस 4y का अधिकतमीकरण करना है और ये अवरोध दिया गया है x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 4 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां पर हमें सबसे पहले ये उद्देश्य फलन दिया जाएगा, उसको हम पहले लिखेंगे उद्देश्य फलन, जो कि z से दिया गया है। उद्देश्य फलन बताया भी हमने कि उद्देश्य फलन हमेशा z से लिखा जाएगा। ये दिया गया है 3x प्लस में 4y। ठीक है, ये अवरोध देखो हमें जो दिए गए हैं उनको लिख लेते हैं अवरोध। अवरोध मतलब जो हमें असमकाएं दी गई हैं वो है x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 4, पहली असमका ये दी गई है। और यहां पर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये आपका दूसरा नंबर इस पर डाल लेते हैं। y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इस पर हम तीसरा नंबर डाल लेते हैं। ठीक, देखिए हर एक प्रश्न में आपको बिल्कुल सिमिलर तरीका से काम करना है। जैसा हम एक प्रश्न में करेंगे वैसे ही अगले वाले सभी प्रश्नों में बिल्कुल सिमिलर तरीका से काम करना है। सबसे पहले क्या करना होता है कि जो अवरोध हमें दिए गए हैं इनको हमें ग्राफ पर इनको प्लॉट करना है। देखिए ध्यान दें, सबसे पहले हमें x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 4 का आलेख खींचना है। क्या करना है? इसका आलेख खींचना है, का आलेख। तो हम इसको आलेख खींचने के लिए क्या करेंगे, इसकी हम पहले इसको रेखा के रूप में इसको बना लें। यहां पर लिख लेते हैं रेखा x प्लस वाई बराबर में क्या लिख दें 4। ठीक, ये इक्वल लेस देन इक्वल का निशान जो है उसको हम ये बराबर में बदल देंगे, ये रेखा का समीकरण मिल जाएगा। और इस रेखा को हमें ग्राफ पर प्लॉट करना अच्छी तरीके से आता है, जो कि हमने 10th में पढ़ रखा है। इसके लिए देखो हम एकदम छोटी सी प्रोसेस याद करेंगे। इसमें क्या करेंगे, हर एक सवाल के लिए बता रहे कि आपको ये जो बराबर में लिखा है उसका हम भाग कर दें, मानी इस रेखा को अंताखंड रूप में बदल लें। क्या करें? अंताखंड रूप में। तो यहां पर देखो ऐसे लिख दें x प्लस 4 और सॉरी x अपॉन 4 प्लस y अपॉन 4 और बराबर में क्या लिख दें 1। हम कह सकते हैं कि ये रेखा x अक्ष पर 4 इकाई का अंताखंड काट रही है और y अक्ष पर भी ये रेखा 4 इकाई का अंताखंड काट रही है। हम ऐसे ग्राफ पर देखो इसको बना सकते हैं इस तरीके से। ये हो गया x अक्ष और ये हो गया y अक्ष और ये हो गया मूल बिंदु। देखो ध्यान दें, x अक्ष पर 4 इकाई का अंताखंड काटें तो 1 2 3 4 और इसी प्रकार y अक्ष पर भी 4 इकाई का अंताखंड तो 1 2 3 4। यहां पर ऐसी रेखा बनाएं देखो इस प्रकार से। ये कोई रेखा है, इस रेखा का नाम हम डाल दें AB। क्या डाल दें? A यहां डाल दें, B यहां डाल दें। तो आप कह सकते हो कि इस रेखा का जो A पॉइंट है वो आपका हो जाएगा कितना 4,0 और यहां से यहां तक ये भी 4 है तो इसको हम लिख सकते हैं 0,4। ठीक है, हम यहां पर लिख दें यह रेखा बिंदुओं ए बिंदु के निर्देशांक हैं 4,0 बिंदु A तथा B बिंदु के निर्देशांक लिख दें 0,4 से जाती है। ठीक, ये रेखा कहां से जा रही है? 4,0 और 0,4 से ये रेखा जा रही है, जो कि हमने AB नाम इसका दे दिया। ठीक, जो AB द्वारा प्रदर्शित है, लिख दें जो AB द्वारा प्रदर्शित है। ठीक है भाई, अब एक बात और समझें कि यहां पर जो हमने AB रेखा ड्रॉ करी है, इस रेखा का जो हल क्षेत्र होगा वो इस रेखा पर होगा। मानी अगर ये x प्लस वाई बराबर 4 की बात कही जाती तो हम कह सकते हैं कि इसका जो हल क्षेत्र होगा वो इसी रेखा पर होगा। तो यहां पर ये बात नहीं है कि बराबर 4 है क्या? इसका हमें आलेख तो इसका खींचना है, x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 4 का आलेख खींचना है। देखो अगर बराबर का होता तो हम कह सकते थे कि इस रेखा AB रेखा पर ही इसका हल होगा। तो यहां पर बराबर का निशान है, इसका मतलब इस पर तो होगा, लेकिन इसके ऊपर भी हो सकता है, इसके नीचे भी हो सकता है। तो इसकी चेक कैसे करेंगे कि इसके नीचे है या इसके ऊपर है? तो हम एक काम करते हैं
कि इसमें यहां पर ओरिजिन से यहां पर हम पहले सेटिस्फाई करा दें इसको। यहां इस प्रकार लिख दें कि जो असम का x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 4 दिया गया है, उस रेखा में उसमें क्या करना है, x बराबर 0 और y बराबर 0 रख के पहले देखेंगे। देखिए हर एक हमने बताया, हर प्रश्न के लिए आपको बिल्कुल सिमिलर काम करना है, हर एक में यही करना है। तो यहां पर जैसे ही हम x बराबर 0 और y बराबर 0 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल टू 4। बताओ ये 0 हो गया, तो 0 का मान लेस देन इक्वल टू 4 लिखा है ये आपका, तो ये सत्य लिखा है या सत्य, बिल्कुल सत्य लिखा है, क्योंकि ये छोटा है और ये आपका बड़ा है। ठीक है, तो अगर ये सत्य है इसका मतलब इसका जो हल क्षेत्र है वो x बराबर 0 y बराबर 0 की ही ओर है। हम ये कह सकते हैं कि इस रेखा का जो हल क्षेत्र है वो इस रेखा पर भी है और इस रेखा के मूल बिंदु की ओर है। इस तरीके से यहां पर इसको हम यहां छायांकित कर दें। ठीक है, इस रेखा AB का जो हल क्षेत्र है वो AB रेखा पर है और AB रेखा के मूल बिंदु की ओर है। ठीक है, अंदर की ओर मतलब नीचे की ओर, मूल बिंदु की ओर, AB के नीचे की ओर माने मूल बिंदु की ओर। यहां पर हम लिख देते हैं इसको, देखो सत्य है इसका मतलब क्या हुआ, अतः x प्लस ये आपका है, देखो x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 4 का हल क्षेत्र रेखा AB पर तथा AB के नीचे मूल बिंदु की ओर होगा। इसका हल क्षेत्र कहां पर होगा, AB पर होगा और AB के नीचे मूल बिंदु की ओर होगा। ठीक, इसके बाद देखो नंबर दूसरा यहां डालें, एक पॉइंट अभी हमने एक रेखा को यहां पर ड्रॉ किया है, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 का हमने आलेख यहां पर खींचा है। इसके बाद देखो ये दूसरा वाला जो पॉइंट है उसका आलेख आपको खींचना है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां पर आए तो बताओ इसका देखो हल क्षेत्र कहां पर मिलेगा, ये आपको x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है ये देखो ये वाली रेखा, y अक्ष का समीकरण x बराबर 0 होता है, तो y अक्ष पर होगा और y अक्ष के दाईं ओर इसका हल होगा। देखो ध्यान दें इसका हल क्षेत्र कहां पर होगा, मानी याद रखना है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y इज ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब है कि प्रथम चतुर्थांश में ही आपको इसमें रखना है। ठीक है, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का हल क्षेत्र y अक्ष पर, हर एक में ही लिखना है, हर प्रश्न में यही लिखना है। इसके लिए x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए आपको लिखना है इसका हल क्षेत्र y अक्ष पर तथा y अक्ष के दाईं ओर होगा। ठीक, इसका हल क्षेत्र कहां पर होगा, y अक्ष पर होगा, मानी इस अक्ष पर होगा और इस अक्ष के इधर की ओर होगा, मतलब इधर की ओर, ये इस तरीके से। ठीक है, और यहां पर आप तीसरा पॉइंट डालें, यहां पर देखो y यहां लिख दें y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका हल क्षेत्र कहां पर होगा, का हल क्षेत्र x अक्ष पर तथा x अक्ष के ऊपर, x अक्ष के ऊपर की ओर होगा। इसका हल क्षेत्र कहां होगा, x अक्ष पर होगा और x अक्ष के ऊपर की ओर होगा, मानी हम ये कहेंगे कि इसका हल क्षेत्र इधर ऊपर की ओर होगा ये। ठीक, तो अब आप ध्यान से देखें कि इसका जो उभयनिष्ठ क्षेत्र है वो कौन सा है, OAB। इस क्षेत्र को क्या कहेंगे, सुसंगत क्षेत्र कहेंगे। तो यहां पर लिख लें, अतः सुसंगत हल क्षेत्र जो होगा वो कौन सा होगा, देखो इसको लिखें OAB। क्या लिख दें, OAB होगा। ये देखो यहां से इस क्षेत्र, इस रेखा के द्वारा देखो इधर से घेरा है, इसके द्वारा इधर घेरा है और इसके द्वारा इधर घेरा है, तो ये इतना पूरा बाउंडेड हो गया है, उसको हम क्या कहेंगे, सुसंगत हल क्षेत्र कहेंगे। OAB इसका सुसंगत हल क्षेत्र होगा। ठीक है, अब यहां पर देखना है आपको, देखो कहां कहां जो ये पॉइंट कहां कहां मिले आपको, ये 0,0 मूल बिंदु है, ये आपका 4,0 ए बिंदु है, 4,0 और बी बिंदु है 0,4। तो आपको लिखना है यहां पर कोणीय पॉइंट, क्या लिखना है, कोणिक बिंदु, कोणीय बिंदु,
कौन कौन से देखो कोणीय बिंदु मिले इसके आपको। सबसे पहले मिला है ओरिजिन मानी 0,0 इसको लिख लें, और फिर इसके बाद ए बिंदु मिला है उसको लिख दें 4,0, और फिर एक बिंदु बी है उसको लिख दें 0,4। ठीक, इन बिंदुओं पर आपको देखना है कि जेड का मान मैक्सिमम कहां आ रहा है, क्योंकि हमें इसका अधिकतमीकरण करना है। तो यहां पर लिखें बिंदु ओ मानी 0,0 पर सबसे पहले आप उद्देश्य फलन एक बार लिख लें। यहां पर इसको हम थोड़ा सा रब करके उद्देश्य फलन यहां लिख लें। क्या लिख लें? उद्देश्य फलन। उद्देश्य फलन है क्या हमारा? यही है। देखो z बराबर हमें लिखना है 3x + 4y, और यहां पर हम सबसे पहले 0,0 पर हम z की वैल्यू चेक करेंगे। तो z की वैल्यू कितनी मिलेगी? 3 × 0 + 4 × 0 मानी 0 हो जाएगा। अच्छा, फिर दूसरा पॉइंट है आपका 4,0। इस 4,0 पर z की वैल्यू आपको चेक करनी है। यहां पर देखो रख दें 3 और x का मान लिखेंगे 4 + 4 × y का मान 0 लिख दें, तो 4 × 12 हो जाएगा। फिर इसके बाद में तीसरा पॉइंट है आपका 0,4। 0,4 पर z की वैल्यू निकालें, तो ये हो जाएगी देखो कितनी, यहां पर रख दें 3 × x का मान 0 + 4 × y का मान भी 4 रखें, तो ये 4 × 16 हो जाएगा। तो अब इन तीन मानों में से x बराबर 0,0 पर जो z का मान है वो तो 0 है, 4,0 पर z का मान है वो आपका 12 है, और 0,4 पर जो z का मान है वो आपका 16 है। तो इन तीनों मानों में से किस बिंदु पर आपका अधिकतम मान प्राप्त होता है? बिंदु 0,4 पर z का मान अधिकतम है, जो कि 16 है। ठीक है, तो हम यहां लिख सकते हैं कि बिंदु, देखो यहां पर लिख देते हैं, थोड़ा पीछे लौट के आ जाएं, यहां लिख दें बिंदु 0,4 पर z का अधिकतम मान कितना है? अधिकतम मान बराबर 16 प्राप्त होता है। ठीक है, तो हम यहां कह सकते हैं इसका सुसंगत जो हल है, सुसंगत हल है वो कितना है? सुसंगत हल है, x का मान है देखो 0 और y का मान है कितना? x बराबर 0, y बराबर 4, और इसका जो z का अधिकतम मान है वो कितना है? 16। ठीक है, बस यही हमसे पूछा गया था कि इसका हमें अधिकतमीकरण करके बताना है कि अधिकतम मान किन बिंदुओं पर है। आपको लिखना है x बराबर 0, y बराबर 4 पर z का अधिकतम मान 16 प्राप्त होता है। ठीक है, हर एक प्रश्न में यही सब कुछ करना है। एक बार फिर से आपको पूरी बात दोहरा दें कि क्या क्या करना है। आपको हर एक सवाल में सबसे पहले जो उद्देश्य फलन मिलेगा उस उद्देश्य फलन को समझना है कि उसका मान अधिकतमीकरण करना है या न्यूनतमीकरण करना है, मैक्सिमाइजेशन करना है या मिनिमाइजेशन करना है, वो हमें प्रश्न में दिया जाएगा, उसी के अनुसार हमें ढूंढना है। ये हमें अवरोध दिए जाएंगे, उन अवरोधों को क्या करेंगे हम एक ग्राफ पर, इनकी रेखाओं को एक ग्राफ पर प्लॉट कर लेंगे, और फिर इसके बाद में ये आपका जो सुसंगत क्षेत्र है मानी फिजिबल रीजन है, उसको हमें ढूंढना है कि किस क्षेत्र में ये हमारा इसका हल सुसंगत हल है। तो वहां पर जहां पर हल इसका सुसंगत है उन बिंदुओं को हम कहते हैं कोणीय बिंदु। इन कोणीय बिंदुओं पर हम z की वैल्यू निकालेंगे, कहां पर अधिकतम वैल्यू आ रही है। तो बिंदु देखो 0,4 पर z की अधिकतम वैल्यू हमें 16 प्राप्त हो रही है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि x बराबर 0 और y बराबर 4 पर जो z का मान है वही सबसे अधिकतम मान है। ठीक है भैया, हर प्रश्न में आपको यही सब कुछ करना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर -3x + 4y का न्यूनतमीकरण कीजिए। और उद्देश्य फलन के बाद ये हमें जो अवरोध दिए गए हैं x + 2y ≤ 8 और 3x + 2y ≤ 12, जबकि x > 0 और y > 0 हमें दिया गया है। सबसे पहले हमें देखो जो दिया जाए उसको लिख लेते हैं, उद्देश्य फलन। यहां हमें उद्देश्य फलन z बराबर दिया गया है -3x + 4y। इसका हमें क्या करना है? न्यूनतमीकरण करना है। इसकी जो हमें मिनिमम वैल्यू है वो ज्ञात करनी है। ठीक है, अब हमें इसके बाद जो अवरोध हैं वो दिए गए हैं। देखो कौन कौन से अवरोध दिए गए हैं। यहां पर x + 2y ≤ 8, एक नंबर तो ये है।
दूसरा हमें अवरोध दिया गया है 3x प्लस में 2y लेस देन इक्वल टू 12 और इस पर हम नंबर दूसरा डाल दें। और तीसरा नंबर है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इस पर हम नंबर 3 डाल दें। और चौथा नंबर है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इस पर हम नंबर 4 डाल दें। ठीक, इनको हमें क्या करना है, ग्राफ पर प्लॉट करना है। तो सबसे पहला नंबर 1 डालें यहां पर। हमें देखो ये दिया गया है x प्लस 2y लेसर देन 8 लेसर देन इक्वल टू 8। इसका हमें आलेख खींचना है। क्या करना है, इसका आलेख खींचना है, का आलेख। ठीक है, तो इसका आलेख खींचने के लिए हम क्या करते हैं, इसको पहले एक रेखा के रूप में बना देते हैं। तो x प्लस 2y बराबर क्या लिख दें, 8। और इस रेखा को हमने बताया था कि इसको अंतःखंड रूप में सीधा सीधा बदल लें। तो इस प्रकार इसको लिख सकते हैं x अपॉन 8 प्लस में देखो यहां पर 8 का जब भाग करेंगे तो 4 बार कट जाएगा, मानी y अपॉन 4 हो जाएगा बराबर में 1। तो हम ये कह सकते हैं कि ये रेखा x अक्ष पर 8 इकाई और y अक्ष पर 4 इकाई का अंतःखंड काटती है। तो यहां लिख देते हैं यह रेखा कहां से देखो जाएगी, यह रेखा बिंदु, हम पहला बिंदु A मान लें, जाएगी कहां से, A बिंदु से। उसके निर्देशांक कितने हो जाएंगे, 8,0 और तथा एक बिंदु कोई B मान लें और इसके निर्देशांक 0,4। ठीक, y अक्ष पर 4 इकाई का अंतःखंड काट रही है, x अक्ष पर 8 इकाई का अंतःखंड काट रही है। तो यह रेखा बिंदु 8,0 और 0,4 से जाती है, ठीक है। तो यहां पर देखो हम एक फिगर बना देते हैं। तो ये इस प्रकार x अक्ष लिख दें यहां पर, और x अक्ष, और ये आपका हो जाएगा, ये मूल बिंदु हो जाएगा और ये आपका y अक्ष हो जाएगा, है ना। और a बिंदु यहां पर प्लॉट करना है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पर लिख दें 8,0। ये हो गया आपका a बिंदु, ठीक है, a बिंदु ये हो गया। इसके बाद b बिंदु पे बनाना है। देखो y अक्ष पर कहां पर बनाना है, y अक्ष पर कितनी दूरी पर, 4 इकाई, 1 2 3 4 इकाई दूरी पर यहां पर लिख दें 0,4। ये बिंदु हो गया b, और a बिंदु को b से मिला दें। तो इस प्रकार देखो ये रेखा आपकी खिंचेगी, ये रेखा आपकी AB रेखा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, AB रेखा, ठीक है। और इस रेखा को हम कह सकते हैं कि ये रेखा आपकी कौन सी है, x प्लस 2y बराबर 8 वाली रेखा है, ठीक है। अब इस रेखा का जो हल क्षेत्र होगा वो भी हमें पहचानना है। हमने बताया कि ये x प्लस 2y बराबर 8 वाली रेखा है, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8 वाली नहीं है। x प्लस 2y लेस देन 8 वाला जो क्षेत्र होगा वो या तो इधर होगा या इधर होगा, क्योंकि इस रेखा पर भी होगा, क्योंकि यहां पर देखो बराबर का भी निशान है। तो x प्लस 2y बराबर 8 का भी निशान है और छोटा भी निशान है। तो हमें ये पता है कि इस रेखा का जो हल क्षेत्र होगा वो इस रेखा पर तो होगा ही होगा, लेकिन इसके नीचे या ऊपर भी हो सकता है। तो ऊपर या नीचे कहां पर होगा उसकी हमें चेकिंग करने के लिए क्या करते हैं, हम यहां पर इस असमका में मानी x प्लस 2y लेसर देन 8 में x बराबर 0 और y बराबर 0 रख दें। और रखने के बाद हमें देखो क्या मिल जाएगा, इसको 0 लिख दें प्लस इसको भी 0 लिख दें, लेस देन इक्वल टू 8 लिख दें। तो बताओ भाई ये सत्य है या असत्य, बिल्कुल एकदम सत्य है। क्यों, क्योंकि ये देखो छोटा है और ये आपका बड़ा है ना। तो जब आपका ये सत्य होता है तो इसका मतलब इस रेखा का जो हल क्षेत्र होता है वो इस रेखा पर तो है ही है, लेकिन मूल बिंदु की ओर है, ठीक है। इस तरीके से यहां पर इसको हम डॉट डॉट करके छायांकित कर दें, ठीक है। तो लिख दें यहां पर इस रेखा का, अतः इस रेखा का हल क्षेत्र रेखा AB पर तथा इसके नीचे मूल बिंदु की ओर होगा, नीचे मूल बिंदु की ओर होगा, ठीक। इसका हल क्षेत्र कहां पर होगा, इस रेखा पर होगा और इस रेखा के नीचे मूल बिंदु की ओर होगा, ठीक। नेक्स्ट स्टेप देखो नंबर दूसरा, अब दूसरी वाली रेखा को प्लॉट कर दें। ये आपको देखो दूसरी असमका दी गई है 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12। नंबर 2 यहां पर डाल दें और यहां लिख दें 3x प्लस 2y लेसर देन इक्वल टू
12, इसका हमें आलेख खींचना है। क्या करना है? इसका आलेख खींचना है। और अब इसको आलेख को खींचने के लिए क्या करेंगे? काम बिल्कुल वही, इसकी रेखा बना लेते हैं। तो रेखा यहां लिख दें 3x प्लस में 2y बराबर 12 लिख दें। अब इसको अंतःखंड रूप में बदल लें, 12 का भाग करेंगे तो यहां से देखो हो जाएगा x बटे में 4 प्लस में y बटे में ये 6 हो जाएगा बराबर में 1। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यह रेखा अगर हम इस रेखा को दूसरी वाली जो रेखा ड्रॉ करेंगे उसका कुछ अलग से नाम डाल लें, जैसे ये AB है उसका हम BC डाल लें या PQ डाल लें, कुछ भी डाल लें, तो यह रेखा अगर हम मान लें कि ये P बिंदु से जाती है तो P बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 4,0 तथा Q बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 0,6 से जाती है। यह रेखा कहां से जाती है? P बिंदु और Q बिंदु से जाती है। P बिंदु के निर्देशांक 4,0 और Q बिंदु के निर्देशांक 0,6 हो जाएंगे। ठीक है, x अक्ष पर 4 इकाई और y अक्ष पर 6 इकाई के अंतःखंड ये रेखा काट रही है। तो यहां पर देखो इसको भी यहां पर ड्रॉ करेंगे तो P बिंदु x बराबर हमें 4 इकाई चलना है, 1 2 3 4, यहां पर लिखना है 4,0 इस P बिंदु पर। ठीक, ये बिंदु P है। और देखो y अक्ष पर कहां पर 6 इकाई, ये तो 4 इकाई की दूरी है, 5 और 6 इकाई की दूरी आपकी ये हो जाएगी। इस पर हम Q बिंदु डाल दें और इसके निर्देशांक लिख दें 0,6। अब अगर हम P बिंदु से Q बिंदु को मिला दें तो इस प्रकार देखो ये रेखा आपकी खिंचेगी इस प्रकार से। ठीक है, ये रेखा आपकी PQ हो गई और इस रेखा पर हम नाम डाल दें, देखो इसका नाम यहां लिख दें 3x प्लस में 2y और बराबर में कितना लिख दें 12। अब इसका जो इसका हल क्षेत्र होगा वो कहां पर होगा? इसके लिए भी हमें देखो चेक करना है। कहां से कैसे चेक करना है? देखो इसमें लिख दें 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12। इसमें हमें क्या करना है? x बराबर 0 और y बराबर 0 रखना है। रखने पर हमें देखो क्या मिल जाएगा, ये यहां पर 0 लिख दें प्लस ये भी 0 लिख दें और लेस देन इक्वल टू 12 लिख दें, जो कि बिल्कुल एकदम सत्य बात है कि ये छोटा है और 12 ये आपका बड़ा है। तो अगर सत्य होता है तो इसका हल क्षेत्र कहां पर होता है? इस रेखा पर होता है और इस रेखा से मूल बिंदु की ओर होता है। तो हम कुछ इस प्रकार कर सकते हैं। देखिए हम एक दूसरे कलम से आपको यहां पर करके दिखाएं। दूसरा क्षेत्र आपका देखो इस रेखा का जो क्षेत्र होगा वो इस तरीके से बनेगा, देखो यहां पर। ठीक है, तो अब हमें एक बात और नई मिली कि ये बिंदु देखो ये दोनों रेखाएं कहां पर काट गई? एक दूसरे पॉइंट पर काट गई। मान लो थोड़ी देर के लिए ये पॉइंट आपका ई है, तो ई बिंदु के निर्देशांक भी हमें ज्ञात करना होगा। अब एक बात और, चलो यहां पर पहले ये बात लिख देते हैं कि इसका हल क्षेत्र कहां लिखोगे? इस रेखा का हल क्षेत्र रेखा PQ पर तथा PQ के नीचे मूल बिंदु की ओर होगा, मूल बिंदु की ओर होगा। ठीक है, इसका जो रीजन होगा, हल क्षेत्र का जो क्षेत्र होगा वो कहां पर होगा? मूल बिंदु की ओर, इधर की ओर, इस रेखा पर होगा और इसके नीचे की ओर होगा। ठीक है, तो अब हम देखो कह सकते हैं कि इसका जो उभयनिष्ठ भाग आया, जो हल क्षेत्र आया वो कौन सा है? O P E और ये आपका B, ये B बिंदु है ना, B बिंदु। तो यहां पर लिख दें उभयनिष्ठ क्षेत्र। क्या लिख दें? उभयनिष्ठ क्षेत्र। एक बात और समझें, जो आपको अभी ये और आशंकाएं देखो ये दी गई है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका हल क्षेत्र कहां पर होगा? y अक्ष पर और y अक्ष के दाईं ओर। और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का हल क्षेत्र कहां होगा? x अक्ष पर और x अक्ष से ऊपर की ओर। तो इस प्रकार देखो इनको भी 2 को लिख लेते हैं, 3 नंबर डाल दें, 3 नंबर और लिख दें x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का हल क्षेत्र y अक्ष पर तथा इसका हल क्षेत्र y अक्ष पर तथा बाई अक्ष के दाईं ओर, तथा बाई अक्ष के दाईं ओर। और चौथे नंबर पे लिख दें y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का हल क्षेत्र x अक्ष पर तथा x अक्ष के ऊपर की ओर होगा।
ठीक है, तो यहां पर हम कह सकते हैं अब इसका जो इधर देखो हमने बताया एक्स अक्ष के ऊपर की ओर मानी इधर की ओर और वाई अक्ष के इधर, और अब हम ये कह सकते हैं कि इसका जो बाउंडेड क्षेत्र है वो है OPEB। अतः यहां लिख दें, अतः सुसंगत हल क्षेत्र इसका कौन सा होगा, ये हल क्षेत्र हो जाएगा OPEB होगा। ठीक, अब एक बात हो गई कि जब बी बिंदु के निर्देशांक हमें पता नहीं है, तो हमें सबसे पहले इन दोनों रेखाओं को हल करके बिंदु बी के ई के निर्देशांक हमें पता करना है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा पीछे के लौट के आए, चलो अभी यहां पर जगह है यहीं लिख देते हैं। सबसे पहले हम रेखा नंबर ए बी की बात करें तो ए बी रेखा को लिख दें, कितना है रेखा ए बी, यहां लिख दें देखो रेखा ए बी और ए बी बराबर हमारी रेखा है वो है x प्लस 2y बराबर 8, x प्लस 2y बराबर में 8। और ये पी क्यू रेखा है वो आपकी रेखा हमने लिखी है वो कौन सी रेखा है, 3x प्लस 2y बराबर 12। क्या लिख दें, 3x प्लस में 2y बराबर में क्या लिख दें 12, और इनको यहां हल करके x y के मान ज्ञात करें। तो सीधा सीधा यहां कर दें घटाने पर, क्या कर दें घटा दें, घटाने पर सभी चिन्ह यहां पर बदल जाएंगे, ये बाई से बाई कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा माइनस का 2x और बराबर में ये हो जाएगा माइनस का 4। ये 8 में से 12 घटेगा माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे तो x का मान कितना हो जाएगा 2। ये x का मान 2 मिल गया। अब इस x के मान को यहां पर देखो कहीं रख देते हैं, यहां पर लिख देते हैं, भाई जगह थोड़ी मैनेज करनी पड़ेगी, यहां लिख दें x का मान इसमें रख दें, देखो इस वाले इक्वेशन ए बी वाले समीकरण में यहां पर है ना, और यहां पर हमें मिल जाएगा x का मान जैसे ही 2 लिखेंगे तो 2 प्लस 2y बराबर में 8 हो जाएगा, तो 2y बराबर कितना हो जाएगा 6, जबकि y की वैल्यू अब मिल जाएगी हमें कितनी 3। ठीक है, तो x और y की जे मान जो मिले वो ई पॉइंट के निर्देशांक हो जाएंगे, इसको हम लिख देते हैं 2,3। कितना लिख दें 2,3। अब देखिए कोणीय बिंदु मिल गए, देखो कौन कौन से, यहां लिख दें कोणीय बिंदु, क्या लिख दें कोणीय बिंदु। कोणीय बिंदु कौन कौन से मिले, देखो सबसे पहले हम कहेंगे कोणीय बिंदु मिला हमें O, इसके निर्देशांक 0,0, और एक बिंदु है P बिंदु के निर्देशांक हमें मिल गए कौन से हैं, देखो 4,0 लिख दें यहां, और एक ये है बिंदु E, इसके निर्देशांक हमने निकाले 2,3, और एक बिंदु है ये B, इसके निर्देशांक हमारे पास हैं कितने 0,4। ये हमारे कोणीय बिंदु हो गए। सुसंगत हल क्षेत्र के जो बिंदु हैं वो हैं OPEB, ये आपका टोटल उभयनिष्ठ जो क्षेत्र है वो आपका इतना है। इसमें हमें ये चेक करना है कि इन चारों बिंदुओं में से किस बिंदु पर हमें z का न्यूनतम मान मिल रहा है। ठीक है, क्या करना है हमें, z का न्यूनतम मान हमें कहां पर मिल रहा है, पहले लिखें बिंदु 0,0 पर, बिंदु 0,0 पर z की वैल्यू देखो कितनी है, पहले z की वैल्यू हम यहां लिख लें, z बराबर है कितना, उद्देश्य फलन कितना है, देखो उद्देश्य फलन हमें उद्देश्य फलन z बराबर दिया गया है ये माइनस का 3x प्लस में 4y। ठीक है, तो 0,0 पर z की वैल्यू पहले चेक करें, z बराबर 0,0 पर z का मान देखो कितना हो जाएगा, -3 गुणे 0 प्लस 4 गुणे 0 माने 0 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। इसके बाद बिंदु यहां पर देखो P बिंदु पर निकालें, मानी 4,0 पर z का मान निकालें तो कितना हो जाएगा, यहां लिख दें -3 गुणे x, और x का मान कितना लिखोगी 4, और प्लस में यहां पर देखो y का मान 0 लिखोगी तो 4 गुणे 0 ये आपका 0 हो जाएगा, तो माइनस का ये 12 हो जाएगा। ठीक है, और अब आ जाओ ई पॉइंट पर, ई पॉइंट के निर्देशांक है 2,3, 2,3 पर देखो z की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, इसी में लिख दें -3, x का मान 2 लिखें प्लस 4, y का मान 3 लिख दें, तो ये 4 तिया 12 और इसमें से 6 घटेगा तो प्लस का बचेगा 6। और एक आपका चौथा पॉइंट है जो ई, वो है 0,4, 0,4 पर z का मान देखो कितना मिल जाएगा,
यहां पर लिखेंगे माइनस का 3 गुणे x का मान 0 लिखें प्लस 4 इंटू y का मान 4 लिख दें तो ये तो 0 हो जाएगा और 4 चौको 16, ये 16 हो जाएगा। अब इन 4 मानों में से देखो ये देखना है कि किस बिंदु पर हमें z का सबसे कम मान मिला। तो आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ये तो -12 है जो कि बिल्कुल सबसे कम है, ये देखो 0 है, ये -12 है, ये 6 है और ये 16 है। तो यहां पर ये -12 जो वैल्यू है वो z की वैल्यू सबसे कम है, किस बिंदु पर है 4,0 पर है। तो आपको लिखना है x बराबर 4, देखो लिखना है x बराबर 4, y बराबर 0 पर z का न्यूनतम मान कितना होगा। न्यूनतम मान हमें प्राप्त हुआ है -12, मतलब इसका हमें न्यूनतमीकरण करना था। वो किस बिंदु पर, इसका सुसंगत हल क्या है, x बराबर 4 y बराबर 0 पर z का जो न्यूनतम मान है वो है -12, और यही हमसे पूछा गया था कि z का हमें न्यूनतमीकरण करना है। ठीक है, तो एक प्रश्न आपका हो गया अधिकतमीकरण का और ये प्रश्न हो गया न्यूनतमीकरण का। ठीक है, इसके आगे जो क्वेश्चन नंबर 3 है बिल्कुल सिमिलर तरीका से इसको भी आप खुद कर सकते हो। बाकी जो शेष बचे हुए प्रश्न हैं वो हम अगले वाली वीडियो में आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें प्रोसेस समझ में आई होगी, और अगर आई है तो एक बार थोड़ा सा प्रयास आप भी करें। भाई ऐसे नहीं है कि बिना प्रयास के कुछ बनता हो, नहीं बन सकता, आपको स्वयं प्रयास करना होगा। ये सब कुछ आप ये मानो कि एग्जाम्पल के तौर पर आप उनको कंप्लीट कर लें और इसके बाद आगे वाली समस्याओं को थोड़ा खुद प्रयास करके उनको हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट वाले वीडियो में हम आपको आगे वाले सारे सवालों को हल करवाएंगे। कतई परेशान होने की कोई समस्या आपको नहीं मिलेगी, हम आपको पूरे सवालों को हल करवाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।